खैर ये चीज बात तो है ही। बढ़ते हैं आगे। सबसे बड़ा इनकम सोर्स गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का जीएसटी है। क्या लगता है कि पहले जो टैक्स पद्धति थी, जो प्रणाली थी, उस पे काम जो चल रहा था, और अब जो जीएसटी लाने के बाद में क्या लगता है कि कुछ सिंप्लीफाइड हुआ है, या जीएसटी लाना सही था, या कैसा, क्या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, जीएसटी आने के बाद गवर्नमेंट की तो बहुत बल्ले बल्ले हो गई। जो रेवेन्यू उनका बहुत ही कम था या नेग्लिजिबल अमाउंट का था वैट के पीरियड के दौरान, वो आज की डेट में लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। अभी लास्ट मंथ हम लोगों के पास जो आंकड़े वो 1.70 लाख करोड़ का पहुंच गया, तो अप्रैल में अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया था। तो आप देखिए कि गवर्नमेंट को तो पॉकेट भर रही है बराबर, हर महीने एक्सेस मनी आ रहा है गवर्नमेंट के पास। रही बात कि क्या टैक्स पेयर्स को या जो हमारी आम जनता है, क्या उनको इससे फ़ायदा हुआ कि नहीं? कंप्लायंस बर्डन एक कम हो गया है जीएसटी के आने के बाद, क्योंकि पहले क्या था, बहुत सारे डिफरेंट टैक्सेस थे, आपको हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट के पास जाना होता था, वहाँ पे उनकी कंप्लायंस करनी होती थी, नहीं होती थी तो उनको प्रॉब्लम होती थी। अब क्या है, कंप्लायंस बर्डन आपका कम हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्या टैक्स का बर्डन कम हुआ। एक हमारे टैक्स की प्रणाली में एक बोला जाता है कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी कि जो टैक्स के ऊपर जब टैक्स लगता है तो उससे चीज़ों के दाम और बढ़ जाते हैं। जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, आपको सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट मिलने लगा। एक बार फिर से डिफाइन कीजिए, टैक्स के ऊपर टैक्स बढ़ता है। जैसे कि कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है, जैसे कि आपने 15 रुपए का कोई भी गुड्स लिया, उसके ऊपर जो भी 18% का टैक्स लगा। अब अगर आपको इस 18 रुपए का जब आप अपने इसको आप रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करेंगे, तो आपके लिए जो इसकी कॉस्ट हो जाएगी वो इंक्लूडेड 18% हो जाएगी। अब आपको अगर इस टैक्स का इनपुट नहीं मिलेगा तो आपके लिए तो पूरी कॉस्ट हुई। इस पे सर फिर से एक बार रोकूंगा, एक बार फिर से पूछता हूँ। लेट सपोज मैंने 100 रुपये का कोई सामान खरीदा, आप उसके एग्जांपल से बताएं, थोड़ा समझ में है। देखिए, 100 रुपये का सामान खरीदा, मैंने अपना 18% लगा के 118 में मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अभी 118 रुपये आपकी कॉस्ट हो गई, कोई भी आप गुड्स ले लीजिए, ये आपकी कॉस्ट हो गई। जब 118 रुपये की कॉस्ट पे जब आप अपनी प्रोसेसिंग करेंगे, अपनी यूनिट की प्रोसेस करेंगे, तो आपने सपोज दैट उसके ऊपर जो भी वैल्यू ऐड करी, मान के चलिए 10 रुपये आपने वैल्यू ऐड कर दी, ठीक है। तो 118 रुपये प्लस 10 रुपये 128, ठीक है, 128 रुपये प्लस आप उसके ऊपर जो भी 18% का क्योंकि गुड्स होगा, तो आपने अपने कस्टमर को रिलेट करा प्लस 18 रुपये। अब हुआ क्या, यहाँ पे जब से जीएसटी आया है तो ये जो 18% जो मैंने लगा के दिया था, इसका आपको इनपुट मिल गया। यानी कि अब जो टैक्स के ऊपर जो टैक्स लग रहा था वो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो है वो कम हो गया है जीएसटी। तो इससे मतलब जनता को वो जो टैक्स के ऊपर टैक्स लग के जो वस्तुएं मिलती थी या सामान जो मिलता था उसमें बेनिफिट मिल गया। हाँ, कुछ ना कुछ जो प्राइजेस हैं वो कैस्केडिंग इफेक्ट्स के थोड़े से डाउन हुए हैं। तो जीएसटी, मैं अगर सिंपल वर्ड में पूछूं कि जीएसटी आने के बाद अगर जीएसटी को आप सपोर्ट करते हैं या नहीं सपोर्ट करते हैं? सिंपल वर्ड में बोले, मैं जीएसटी का बिल्कुल प्रो सपोर्टर हूँ, क्योंकि जीएसटी आने के बाद बहुत सारे फ़ायदे मिले हैं हमारे देश को भी, हमारी देश की जनता को भी। सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं, कहीं कोई डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। बट हाँ, जहाँ पे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं तो एक आध दो नुकसान भी होते हैं, जो हर एक चीज़ के साथ क्या है? नुकसान ये है कि जब टैक्स पेयर ये कहता है कि मुझे इतने सारे रिटर्न्स भरने हैं, महीने में 2 रिटर्न जाते हैं, 3B और R1, उसके बाद एक एनुअल रिटर्न जाता है, तो साल के देखिए लगभग 25-26 रिटर्न हो जाते हैं। तो टैक्स पेयर कहता है मैं पूरे दिन रिटर्न ही भरूंगा कि मैं अपना बिजनेस कब करूंगा। ये सारे उनके लिए नुकसान है, जिसको भी आने वाले समय में गवर्नमेंट जो है बहुत हद तक सही कर रही है। ई इनवॉइसिंग आ रही है आज की डेट में, 1 अगस्त से 5 करोड़ रुपए के ऊपर वाले टर्नओवर के लिए ई इनवॉइसिंग आ जाएगी। तो जब ई इनवॉइसिंग आएगी तो बहुत सारी जो कंप्लायंस बर्डन है उससे भी कम होगा। जी। हम लोग बहुत सारा कंटेंट देखते रहते हैं, तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो एंटी गवर्नमेंट कंटेंट भी तैयार करते हैं। तो उसमें कई सारे वीडियोस में दिखाया जाता है कि जीएसटी आने के बाद में लोगों का बिजनेस डाउन हो गया। ये ऐसा है क्या? ऐसे पॉसिबल है? देखिए, ग्राउंड रियलिटी में अगर देखा जाए कि हाँ, अगर मैं यहाँ पे किसी भी दुकानदार के पास जाऊँ, उससे पूछूं क्या जीएसटी के बाद बिजनेस डाउन हुआ है, तो बिजनेस जो डाउन हुआ है वो दूसरे सिनेरियो की वजह से हुआ है। जैसे कि सपोज दैट आज की डेट में टेक्नोलॉजी के बढ़ने से ऑनलाइन इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखिए, अगर आपको भी कोई चीज़ ऑर्डर करनी होगी, आपका माइक या कैमरे की लाइट्स अगर आपको ऑर्डर करनी, तो आप सीधे अमेजोन देखेंगे, आप अपने यहाँ का देसी वेंडर नहीं उसको रिकमेंड करेंगे। तो अगर आप किराने वाले मिल जाती हैं। हाँ, अगर आप किराने वाले से पूछोगे कि क्या जीएसटी आने से फ़ायदा हुआ, एक्चुअली टेक्नोलॉजी के आने से बहुत सारे जो कंपटीशन लेवल है वो यहाँ का ख़त्म हो गया लोकल लेवल पे, और सब लोग ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट करने लगे।
तो जो बिज़नेस करने का तरीका या बिज़नेस करने का जो ढंग है वो धीरे धीरे बदल रहा है। सर, आपके हिसाब से क्या लगता है, मतलब जीएसटी तो ठीक है, अब जीएसटी बिजनेस पे लगना भी ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम लग्जरी में, जैसे कपड़े हो गए, क्लॉथिंग्स हो गई, हमारी घड़ियाँ हो गई या ऐसे, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान की ज़रूरत है, ज़रूरत जैसे मेडिकल सुविधाएं हो गई, जैसे खाने पीने की सुविधाएं हो गई या खाने पीने की वस्तुएं, क्या इन पे जीएसटी होना ज़रूरी है या ज़्यादा जीएसटी होना ज़रूरी है? आपको क्या अभी जो रिसेंटली हमें सुनने में आया था या हम लोग जानकारी मिली थी कि खाने पीने की वस्तुओं पे भी जीएसटी पड़ रही है, तो सबसे पहले इस पर कितनी जीएसटी और क्या ये लगाना आपके हिसाब से क्या है, सही है या इससे लोगों को फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा सिर्फ? देखिए, खाने पीने की चीज़ों पे जो आज की डेट में जीएसटी है वो ब्रांडेड चीज़ों पे है। जो ब्रांडेड, आप कोई भी पॉलीथीन में या कोई भी पॉली बैग में जो ब्रांड का आप लेके आएंगे उसके ऊपर लगभग 5% का जीएसटी पड़ता है। बाकी अगर आप कोई भी रॉ अनाज खरीदेंगे तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट हर चीज़ सोच समझ के प्लान कर रही है। जो कि नेसेसिटी की चीज़ें हैं उनके ऊपर रेट ऑफ टैक्स बहुत ही कम है या मिनिमाइज्ड है, यानी कि 5%। दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा जैसे दवाइयों के ऊपर, दवाइयाँ देखिए सभी को ज़रूरत होती है, दवाइयों के ऊपर जीएसटी नहीं होना चाहिए। सबका अपना ओपिनियन है, उससे क्या होगा, दवाइयों की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। बट जिस प्रकार से फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ आज की डेट में डॉक्टरों को महंगे महंगे लग्जरी टूर्स ऑफ़र करती हैं, महंगे महंगे होटल्स ऑफ़र करती हैं, तो उनको एक कर्व रखने के लिए या उनको एक रेगुलेट करने के लिए फार्मा के ऊपर जीएसटी लगाया गया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हॉस्पिटल्स के ऊपर कहीं कोई जीएसटी नहीं है। अच्छा, वो इसीलिए है कि देश भर में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको सबको समानता रूप से दिया जा सके। बट अगर हम लोग वहीं फार्मा गुड्स पे देखेंगे तो फार्मा गुड्स के ऊपर जीएसटी है। अच्छा, इसी में एक छोटा सा डिफरेंस देखने को मिलता है कि अगर इंडिया इसमें कार्स की मैन्युफैक्चरिंग में, व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहा है, बहुत स्पीड में बढ़ रहा है, और हम देखने को मिल रहा है जिस तरीके से ई व्हीकल्स टाटा मोटर्स बिल्ड कर रहे हैं और इसकी चर्चा विदेशों में भी हो रही है। बिल्कुल। पर वहीं कुछ कार्स ऐसी होती है जैसे फॉर्च्यूनर, बहुत लोगों को सुनने मिलता है और बहुत लोगों की फेवरेट कार भी है, तो फॉर्च्यूनर वही सेम चीज़ों के साथ, सेम फीचर्स के साथ में हमें 40-45 की पड़ जाती है, 45 तक की पड़ जाती है, और टैक्स की वजह से बताया जाता है, मेजर जो केस होता है। वहीं पे हमारी दूसरी जो गाड़ियाँ हैं जैसे XUV 700, सेम फीचर के साथ, सेम साइज़ के साथ में, वो बहुत महंगी पड़ जाती हैं। और जो सबसे बड़ा जो कंप्लेंट बताया जाता है कि कार की एक पोस्ट वायरल होती है, अक्सर हम सोशल मीडिया में देखते हैं, एक पोस्ट वायरल जिसमें बताते हैं कि 17 लाख कॉस्ट है और 45 लाख की वो जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्सेस की वजह से हो जाती है, इंडियन टैक्सेस। क्या है ये? देखिए सर, जब आप कार के बारे में बात करते हैं तो कार एक लग्जरी आइटम में गिना जाता है। यानी कि जब आपकी एक इनकम लेवल सस्टेनेबल है उसके ऊपर आप सोचते हैं कि हाँ आज की डेट में कार होनी चाहिए, और जिन कारों की आप बात कर रहे हैं वो वाकई में लग्जरी की कार्स हैं। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमें लग्जरी आइटम पे ज़्यादा टैक्स लेना है। और क्यों लेना है? क्योंकि अगर किसी बंदे को लग्जरी आइटम पसंद होगा, आपने फॉर्च्यूनर का एग्जांपल दिया, तो फॉर्च्यूनर के ऊपर जो टैक्स है, अगर फरारी के ऊपर जो टैक्स है, वो उस बंदा अफोर्ड कर लेता है। जीएसटी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जीएसटी हमेशा उसी के ऊपर लगता है जो उसका एंड यूज़र होता है, बीच वाले किसी मीडिएटर के ऊपर नहीं लगता। आप एंड यूज़र देखिए, एंड यूज़र कौन होता है? जो कि हाईली HNIs क्लास होंगी, सचिन तेंदुलकर लोग फरारी इंपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर उस लेवल का जीएसटी लगाया जाता है। अगर आप छोटी कार लेते हैं तो छोटी कार पे जीएसटी जो है वो कम है। अगर आप इसी में 4 मीटर से बड़ी कार लेंगे तो 4 मीटर से बड़ी कार के ऊपर जीएसटी ज़्यादा है, प्लस उसके ऊपर सेस भी लगाया जाता है 28। सेस क्या होता है? सेस क्या होता है? सेस जो चीज़ हम लोगों को, सरकार को, जैसे कि सरकार ने 4 रेट बना दिए, 5%, 12%, 18%, 28%। इसके अलावा जैसे कि अपने जो पान मसाले के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, आपके सिगरेट के प्रोडक्ट होते हैं, या फिर गवर्नमेंट और कोई चीज़ को मतलब माध्यम बनाना चाहती है जिसको वो कर्व करना चाहती है, तो उसके ऊपर वो एडिशनल टैक्स लगाती है जिसको कि हम लोग सेस बोलते हैं। तो 28% जीएसटी होता है, वो तो टैक्स का रेट हो गया। बाकी जो एडिशनल होता है वो सेस के रूप में सरकार लेती है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा आइडिया, मुझे लगता है ऐसी भी चीज़ की जाती है कि जो फॉरेन से, बाहर से जो गाड़ियाँ टोयोटा, क्योंकि टोयोटा फॉर्च्यूनर टोयोटा बनाती है, तो टोयोटा बाहर से कंपनीज आती हैं, वही महिंद्रा XUV बना देती है, तो इंडियन कार की वजह से इसमें इंडियन कार्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, मैन्युफैक्चरर्स को, मैन्युफैक्चरर को अलग अलग तरीके की सब्सिडीज़ वगैरह ऑफर करती है सरकार। पर ये जो आपका क्वेश्चन है ये इंपोर्ट ड्यूटी से रिलेटेड है। हाँ। जो चीज़ हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर हमारी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, और जो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं उसके ऊपर हमारा जीएसटी लगता है। ओके। अच्छा,
इंडिया में जो कार्स का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, अभी टेस्ला ने भी बता दिया आईफोन 15 तो हम बनाने वाले, टाटा बनाने वाली है। तो इस पे क्या लग रहा है, ये जो अलाइंसेस बिल्ड किए जा रहे हैं ये हमारी इंडियन इकोनॉमी को कुछ बूम देंगे, कुछ देंगे? डेफिनेटली बूम देंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का बहुत बड़ा सपना है कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का। उसके लिए वो पिछले 5-6 साल से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। मेक इन इंडिया सब लोग सुन रहे हैं। तो उसमें टेस्ला भी हो गया, आप देखिए आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। जो चीज़ जैसे कि हम लोग जो रोज़ में सुनते हैं वो तो चलिए समझ में आता है। इंडिया केमिकल का बहुत बड़ा हब बन चुका है इस समय। इंडिया में डिफरेंट प्रकार के जो केमिकल्स हैं वो चाइना के बाद अगर देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा देश है उत्पादन करने वाला, मैन्युफैक्चर करने वाला, वो इंडिया है। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हो रही हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी से इंटरलिंक्ड है। हाँ। और सब मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत हो रही। इससे हमारी जो जनरेशन है या कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करें, कोई भी बड़ा प्लांट लगाते हैं तो उसमें कितने 5-10 हज़ार लोग एम्प्लॉय होते हैं। प्लस उस एरिया का ग्रोथ होता है, वहाँ की रोड्स बनती, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग से ओवरऑल सभी को फ़ायदा है, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है, यहाँ की पब्लिक को भी फ़ायदा है। और सही मायने में देखा जाए तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भी फ़ायदा होता है। हाँ अच्छा, इसी से रिलेटेड क्योंकि अब मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है तो अब थोड़ा सा ई व्हीकल की तरफ मूव कर लेते हैं, क्योंकि टेस्ला ने बनाया ई व्हीकल। बट टेस्ला के आने की न्यूज़ आने के बाद मुझे लग रहा है जो हमें ऑल ओवर वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार का जो मैन्युफैक्चरिंग की स्पीड होगी, जो फास्ट मूवर्स है ना, वो टाटा मोटर्स में मुझे अभी तक, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा इंडिया में तो सब देखने को मिला, इंडिया में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी किया उन्होंने, इतनी स्पीड में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी कि इस समय सबसे जो आगे है वो टाटा मोटर्स हैं। और वो डे टू डे ऐसी कार्स बना रहे हैं। अभी उन्होंने 2.5 लाख की कार तक लॉन्च करने के लिए शायद नैनो को रीडिज़ाइन करके लॉन्च करने के लिए बोला है कि हमें उसमें लाने आने। तो ये क्या लग रहा है कि इससे थोड़ा सा हमें जो समझना है वो ये है कि डीजल और पेट्रोल तो हम बाहर से मंगाते हैं। अब क्योंकि बैटरीज ई व्हीकल का टाइम आ रहा है और हमें एक ऐसी खान भी मिल गई है। हाँ, जहाँ पे आप हम लोगों ने सुना है एक्चुअली। तो उसके बारे में क्या है वो डिटेल में थोड़ा सा उसको बताइए। एक्चुअली जो बैटरीज होती हैं वो उसमें जो बनाने के लिए जो मेजर कंपोनेंट होता है वो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में यूज़ होती हैं। आज की डेट में इंडिया को बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि अपनी इंपोर्ट इतना ज़्यादा है क्रूड ऑयल को लेके कि 18 लाख करोड़ के अपना जो मेजर एक्सपेंडिचर है वो इंपोर्ट में चला जाता है क्रूड ऑयल में। तो अब अगर इंडिया अपना सेल्फ डेवलपमेंट या सेल्फ सस्टेनेबल बनना चाहता है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे जोर देना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये कि वो आने वाला फ्यूचर है, दूसरा कि उसमें पॉल्यूशन नहीं होता है, और तीसरा जो क्रूड ऑयल जो कि एक मान के चलिए जो कि ख़त्म होने वाली रिसोर्सेज है आज की, यानी कि वो डिप्लीट हो रही है डे बाय डे। तो हम लोग को जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जो कि हम लोग वाटर, मतलब हम लोग एनर्जी किसी भी तरीके से बना सकते हैं, सन से भी बना सकते हैं, विंड से भी बना सकते हैं, वाटर से भी बना सकते हैं। तो हम लोग को दूसरे माध्यम तलाशने चाहिए। और अपने जो माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं गडकरी जी, उनका बहुत ज़्यादा फोकस है इकोनॉमी में ई व्हीकल को लेके। उन्होंने बोला हुआ है 2025 तक हम लोग बहुत ज़्यादा ई व्हीकल के ऊपर फोकस करेंगे और बहुत ज़्यादा ई व्हीकल्स आने भी वाले हैं। नितिन गडकरी जी का नाम लिया है तो उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी कि क्या लगता है नितिन गडकरी जी का जो इस वक्त काम है, क्योंकि उनकी शायद उनकी फ़ैन फॉलोइंग उनके अपोजिशन में भी है, बल्कि उनके बारे में अभी तक कोई निगेटिव बात नहीं सुनने को मिल रही है। वो उनका भी जो लेटेस्ट इंटरव्यू हमने देखा था, उस इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि उन्होंने 15 लाख टन या 10 लाख टन कुछ ऐसे करके था, उन्होंने कचरा वेस्ट यूज़ करा है इन रोड को बनाने में, रोड को बिल्ड करने में। और वो जिस तरीके से कचरे से, यानी मुझे लग रहा है रिवर्स इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं, वो क्या लगता है इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, आपकी गवर्नमेंट देखा जाए तो बहुत ही विजनरी होनी चाहिए। नितिन गडकरी जी एक विजनरी मिनिस्टर हैं और उन्होंने आने वाले समय को देखते हुए हर एक चीज़ प्लानिंग कर रहे हैं, कहाँ से क्या यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए रोड्स का डेवलपमेंट, इतना डेवलपमेंट शायद पहले कभी नहीं था जितना रोड्स का डेवलपमेंट इस समय। बिल्कुल आई एग्री सर। और रोज़ रोड्स बनती ही जा रही हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप हो रहा है। किसी भी एरिया को डेवलप करने के लिए, आप किसी भी तरीके का एरिया बनाएंगे, उसको डेवलप करने के लिए सबसे ज़रूरी होती है उसकी कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी आती है रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा। तो गडकरी जी ने वाकई में काबिल तारीफ़ काम किया है पूरे इंडिया को आगे ले जाने में। जिस तरीके से हाईवेज़ का निर्माण है अपने भारत में, आप देख सकते हो, बहुत ही उम्दा है। और तो ये लगता है कि ये जो उनका जो ये टेक्निक है
अभी उनके बारे में तो बहुत सारी न्यूज़ें सुनने को मिलती हैं, और एक और बहुत बड़ी न्यूज़ ये उन्होंने बताई कि उन्होंने सीवेज वाटर को पेबल में कन्वर्ट कर दिया है। बिल्कुल हाँ। क्या आपने ये हाँ बिल्कुल हाँ, मैंने सुना हुआ है। ये एक्चुअली सिंगापुर जैसी जो अपनी हाईटेक कंट्रीज़ होती हैं उनके पास ये सब टेक्नोलॉजी पहले से थी, और ये लोग बराबर कर भी रहे थे कि सीवेज वाटर को ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट करके, उनके यहाँ जो बॉटल पैकेज ड्रिंकिंग वाटर होता है वो उसी से बनता है। यहाँ पे भी वही चीज़ मतलब वही टेक्नोलॉजी इंडिया को ग्रो करने में, या लगता है कि एक्चुअली इंडिया के पास ऑलरेडी इतना वाटर की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों के पास तो नेचुरल रिसोर्सेज ऊपर वाले की दया से इतने अच्छे हैं कि अपने यहाँ तो हर एक चीज़ की इजीली अवेलेबिलिटी है। फिर अभी लिथियम आयन का भंडार मिल ही चुका है, जिससे मुझे लगता है कि इन फ्यूचर में जो रहे हैं तो हम ये भी देख लेते हैं कि जीएसटी जो लोग पे करने से बच जाते हैं, ऐसे लोग हैं जो जीएसटी नहीं भी पे करते हैं और बहुत बिंदास लाइफ, बहुत बिंदास बिजनेस भी कर रहे हैं। जैसे डिस्कस करते हैं कि रेडी वाले हैं, छोटी दुकान वाले हैं, गुमटी चलाते हैं या चाय की दुकान रखे हुए हैं, बट वो बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं। अभी रिसेंट रिपोर्ट में 2-3 साल पहले न्यूज़ वायरल हुई थी जो कानपुर से रिलेटेड थी कि 250 से ज़्यादा ऐसे रेडी बिजनेस ओनर्स थे या छोटे व्यापारी थे ऐसे, जिनका बिजनेस देखने में बहुत छोटा लग रहा था, बट वो एक्चुअली करोड़ों की एसेट्स बना के बैठे हुए थे। तो क्या लगता है ऐसे लोग कैसे बच जाते हैं टैक्स पे करने से? देखिए, अपवाद हर जगह होते हैं, और अपवादों की वजह से आप सबको जो मेन स्ट्रीम लाइन के बिजनेसेस हैं आप उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते। रही बात जो आपने न्यूज़ बोली कि यहाँ 250 से ऐसे ज़्यादा हैं जिनके पास इतनी अरबों की संपत्ति है। इंडिया में बहुत ज़्यादा कैश का कारोबार है, ये आपको ही पता है। जो छोटी दुकान वाले होते हैं वहाँ पे क्या है, ज़्यादातर कैश का इन्वॉल्वमेंट है, और या ये कह लीजिए उनके पास इतनी लिटरेसी नहीं है, या जो भी चीज़ कह लीजिए कि उनको ये चीज़ पता नहीं है कि हम लोग को क्या इनकम टैक्स होता है, क्या जीएसटी होता है, इसलिए वो लोग उसको अवॉइड करते रहते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट हमें खुद ही प्रावधान देती है कि अगर आपका टर्नओवर किसी भी ट्रेडर का 40 लाख रुपए तक का है तो उसे जीएसटी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 40 लाख रुपए से ज़्यादा का टर्नओवर है तो फिर वो जीएसटी के लिए जाए। गवर्नमेंट ने पहले से रेडीमेड क्लॉज बना के रखा है। ये 40 लाख वाला ज़रा फिर से क्लॉज, कोई भी ट्रेडर जो कि ट्रेडिंग करता है या मैन्युफैक्चरिंग करता है, अगर उसका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम है तो इनकम टैक्स पे करके वो अपना टैक्स क्लियर कर, हाँ, तो उसको सिर्फ इनकम टैक्स भरना है, जीएसटी में ना ही रजिस्ट्रेशन लेना, ना ही जीएसटी के उसको रिटर्न्स भरने हैं। ओके, ठीक है। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि हम हैं या आप हैं, इनका टर्नओवर अगर 20 लाख रुपए से कम है तो इन्हें कोई भी टैक्सेशन में जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो एक तो इस क्लॉज से बहुत सारे अपने पान वाले ठेले वाले बाहर होते हैं जो आपने क्वेश्चन किया। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनकी संपत्ति इसलिए बन जाती है कि ये हर साल ये दिखाते हैं कि हमारा जो टर्नओवर है वो 20 लाख या 40 लाख रुपए से कम है, उसी को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। इनके घर में जितने फैमिली मेम्बर होते हैं उनके इसी प्रकार से बिजनेसेस होते हैं। बाकी कोई अगर अपवाद है, कोई टैक्स नहीं दे रहा है या कोई सरकार को प्रॉपर कंप्लाइंस नहीं कर रहा है, तो उसके लिए सरकार के डिफरेंट एंगल से विभाग हैं, ईडी है, तो सरकार भी समय समय पे सबके ऊपर रेड मारती रहती है। जैसा कि अगर आपने देखा पिछले 3 साल के अंदर जितने ज़्यादा नोटिसेज, जितनी ज़्यादा रेड्स हुई, इतना कभी नहीं होता था पहले। सिंपल सा रीज़न है, टेक्नोलॉजी की वजह से गवर्नमेंट ने सबको फ्री कर दिया है। जितने भी ऑफिसर्स हैं हमारे यहाँ, जीएसटी के कह लीजिए चाहे इनकम टैक्स के कह लीजिए, आजकल रिटर्न की प्रोसेसिंग कौन कर रहा है? हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपको स्क्रूटनी में किसको भेजना है वो कौन प्रोसेस कर रहा है? सॉफ्टवेयर। तो जिसकी वजह से हम एक ज़्यादा बेस को प्रोसेस जल्दी कर पा रहे हैं, और जितने भी हमारे सरकारी ऑफिसर हैं वो सब फ्री होते जा रहे हैं। ज़्यादातर उनका मेन यही काम है कि जो कि मेन रेवेन्यू स्ट्रीम में नहीं है उसको रेवेन्यू स्ट्रीम में लेके आना है। जिसने भी कर की चोरी करी है उसको कैसे भी करके पकड़ना। तो धीरे धीरे सब लोग पकड़ में आ रहे हैं, नहीं तो आप उस पैसे को कहाँ यूज़ करेंगे जब आप यूज़ करने जाएंगे तब पकड़े जाएंगे। तो सरकार के पास अपने सोर्सेज हैं जिससे वो उनके ऊपर कर्व कर रही है धीरे धीरे।